ओके सो अब जो है हम उस इमेज को समझते हैं और इमेज को समझना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारा जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट है वो रेंडर कैसे होता है। तो उसके लिए मैं एक काम ही करता हूँ कि जल्दी से जो है ना उस इमेज को डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन को भी शेयर कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो मेरी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शेयर हो गई है और ये मेरे पास इमेज है। इस इमेज को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि भाई बेसिकली ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अभी हमने ये भी इसी कॉन्सेप्ट को भी आई थिंक देखा था कि हमारे पास जो है क्लाइंट साइड रेंडर। अच्छा मुझे बताएगा स्क्रीन शेयर हो रही है ना सही से, क्योंकि लास्ट टाइम वो स्टक हो गई थी। तो स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, अभी हमने समझा कंपोनेंट से कॉन्सेप्ट को कि भाई कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और क्या प्रोसेस होता है उनका। अब हम समझ रहे हैं कि वो रेंडर कैसे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग से कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। अच्छा, क्लाइंट रिक्वेस्ट वेबसाइट, जैसी ही वेबसाइट पर क्लाइंट आया, मतलब उसने आप गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम सर्च किया, हमने भी अब हमारे केस में हमने क्या सर्च किया था, टेलवेट सीएसएस। अब जैसे ही टेलवेट सीएसएस पे मैंने क्लिक किया, उसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसकी डाली, सबसे पहला स्टेप हुआ वेबसाइट की रिक्वेस्ट की। सेकंड स्टेप ये हुआ क्लाइंट पैसिस एचटीएमएल। अब ये ब्लर हो रही है काफी सीन, आई डोंट नो आपको सही से नजर आ रही होगी या नहीं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसको एचटीएमएल शो होगी। ठीक है, उसको क्या होगा, उसको एच टी एम एल शो होगी, एच टी एम एल का जितना भी हमारे पास मटेरियल है वो उसको फौरन से शो होगा। उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट फाइल का। कैसे, जैसे वो स्क्रॉल करेगा ना, तो स्क्रॉल भी जैसे हो रहा है वो भी किसकी मदद से होता है, मतलब स्क्रॉल करने के ऊपर अगर कोई एनिमेशन लग रही है या स्क्रॉल करने के ऊपर कोई डेटा फैच हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल का रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चले जाएगी। क्लाइंट कोई कोड लिख के टाइप नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चले जाएगी जावास्क्रिप्ट फाइल की। और जैसे ही स्टेप 3 कंप्लीट होगा, जावास्क्रिप्ट रेंडर इंटरेक्टिव वेबसाइट रेडी। जैसे ही जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी आ जाएंगी, तो इंटरेक्टिव वेबसाइट जो है क्लाइंट के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस होता है रेंडरिंग का। अच्छा, सिंस मोस्ट ऑफ द डॉम इज लोडेड बाय जावास्क्रिप्ट, यूजर हैज टू वेट टिल देन। अब ये डॉम क्या चीज है, डॉम को भी हमने समझा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। थोड़ा सा डॉम के कॉन्सेप्ट को जो है ना हम और डिटेल में समझते हैं। तो आप लिखो डोमेन एक्सेस, हाँ सही आ गया। कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का है, बट एचटीएमएल क्यों, क्योंकि असल में जो काम हो रहा है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो एचटीएमएल के अंदर बनता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जावा से एचटीएमएल डॉम लिखा हुआ है। विद द एचटीएमएल डॉम जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एंड चेंज ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम की फुल फॉर्म है, जो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर हमें जो है एक प्रॉपर इमेज के थ्रू बताया गया, जो बेस्ट इमेज है इसको समझ लीजिए। दी एचटीएमएल डॉम मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो हमारे पास एचटीएमएल का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर बंद होकर हमारी वेबसाइट के अंदर शो होते हैं। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है, मिसाल के तौर पे एक यूजर आया, उसने सर्च किया कोडिएटिव, कोडिएटिव पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, तो ये जो डॉम है ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले लोड होगा। ऑटोमेटिकली डॉम सबसे पहले लोड होगा। अब इसके अंदर देखिए क्या आ जाता है, रूट एलिमेंट। सबसे पहली चीज क्या आती है, रूट एलिमेंट, जो हमारा एचटीएमएल का रूट एलिमेंट होता है, सबको पता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है इन एरोज के थ्रू बताया गया कि क्या क्या चीजें शो होती हैं। सबसे पहले हेड टैग, फिर बॉडी टैग, दोनों हेड और बॉडी एक साथ होते हैं। फिर हेड के अंदर टाइटल आ जाता है, टेक्स्ट माई लाइफ टेक्स्ट आ जाता है, मतलब टाइटल वगैरह जितना भी होता है, टेक्स्ट टाइटल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो शो होता है। एलिमेंट के अंदर हमारे पास एनकर टैग है, H1 टैग, href टैग, मतलब एट्रीब्यूट टैग्स टैग, जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे शो होते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बन के वहां पर आता है। When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page.
इस चीज को समझिएगा। व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड, जब वेब पेज लोड होगा आपका, जैसे ही आपने क्लिक किया और जो लोड हो रहा होगा उस टाइम पर, जो लोडिंग की प्रोसेस होगी, उसी टाइम के अंदर जो हमारी ब्राउजर है वो क्या करेगा, आपके पूरे की पूरे HTML का जितना भी कोड होगा उसको एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बनाएगा, क्रिएट करेगा वहां पर। ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको वो डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बाकी जितनी चीजें अभी तक, इतना डॉम का समझना काफी है कि बस इतना आप लोगों को डॉम समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आगे आप लोग जो है इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर ना, डॉम के अंदर, CSS फॉर्म, इवेंट्स, एनिमेशंस। तो इसको अभी समझना, इसको अभी जो है हम लोगों को कवर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से जितनी चीजें अभी इंपॉर्टेंट है उन चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आना लाजमी है कि जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो जो लोडिंग का प्रोसेस होता है, उस लोडिंग के प्रोसेस के अंदर कुछ हो रहा होता है पीछे, जब भी लोड हो रहा होता है वो। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर मैं राइट क्लिक करके आप लोगों को इंस्पेक्ट पे लेके जाऊं, तो आप लोग को यहाँ पर शो होगा, ये देखिए नेटवर्क। ठीक है, अब ये नेटवर्क पे मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे पूरा बताएगा कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है। अभी तो इसके अंदर कोई वो है नहीं है, मतलब एक UI वेब पेज है, तो इसके अंदर कुछ इंटरनेट का कुछ काम नहीं है। तो इस वजह से जो है ये हमें इस तरह शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं दूसरे पर गई, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी सारी चीजें देखें, ये देखें, हाँ, जितनी भी चीजें वो थी वो लेकर आ रहा है, फौरन से लेकर आ रहा है। ये नेम है, ये टाइप बता रहा है, यहाँ पर स्टेटस बता रहा है 2200, 200 मतलब कि परफेक्ट ओके होता है 200। और जो है 204 का क्या मतलब होता है, नॉट नो कनेक्ट कंटेंट, मतलब कि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। हमारा जो 200 का स्टेटस होता है वो हमेशा ओके का स्टेटस बताता है कि भाई ठीक है, इसका जो स्टेटस आ रहा है वो क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसने यहाँ पर क्या बनाया, हमारा एक HTML का डॉम बनाया। ये देखें, सबसे पहला काम, ये सबसे पहली चीज है, HTML का डॉम बनाया जिसकी टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML का डॉम बनाया, उसके बाद हमें फौरन से सारी चीजें शो कराई इसने। अब ये हमारा डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर, कि भाई हमारे जो इंटरनेट स्पीड है वो कैसे शो हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर सारी चीजें कैसे आ रही हैं, आगे जितनी भी चीजें वो डॉम के अंदर से ही लेकर आ रहा है। ये जितनी भी स्टाइल शीट थी, जितनी स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट का कोड था, जितना हमारा CSS का कोड था स्टाइल शीट का, वो सारा यहाँ से ही लेकर आ रहा है। तो इस चीज को आप लोग लाजमी समझिएगा कि क्या करता है, जैसे ही लोडिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर वो एक डॉम की फाइल क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, ब्राउजर क्रिएट करता है, जिस भी ब्राउजर पर। अभी हम किस ब्राउजर पे हैं, अभी हम क्रोम ब्राउजर पर है। बट अगर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो एज ब्राउजर क्रिएट करेगा क्या, डॉम की एक फाइल। ठीक है, समझ में आया। सवाल है तो कर ले। कोई सवाल नहीं है। ओके, सवाल नहीं है इसका मतलब सब समझ में आया। मैं कर लूँ सवाल। जी, आप में से कौन बताएगा कि जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही होती है तो सबसे पहले कौन सी फाइल बनती है, और उस फाइल की जो है फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। जी, जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही होती है तो उसके अंदर सबसे पहले कौन सी फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। डॉम डॉम। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जबरदस्त। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट हम डालते हैं, मतलब ब्राउजर को हमने कहा कि भाई हमें ये एप्लीकेशन ओपन करो, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक HTML की डॉम की जो है हमारे पास, ये देखिए पूरा बताया हुआ है, JS HTML डॉम मतलब जावास्क्रिप्ट HTML डॉम। ठीक है, ये फाइल हमारे पास क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाकी चीजें भी यहाँ पर आ रही हैं, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या थी, हमारे पास मेमोरी के अंदर जो है क्या क्या चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें हमारे पास प्राइवेट होती हैं, वो चीजें यहाँ पर शो नहीं होंगी। सिक्योरिटी के अंदर, दिस पेज इज सिक्योर वैलिड HTTPS। अगर आपको चेक करना हो कि भाई इस वेबसाइट के अंदर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ये चीजें वैसे हर कोई नहीं बताता, अभी यहाँ पर ऐसी हम चीजों को देख रहे हैं तो बता रहा हूँ। सिक्योरिटी के अंदर आकर आप यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी ओवरव्यू, उसके बाद आप इन्फो के अंदर यहाँ से आई थिंक लास्ट से जाते हैं। अच्छा अच्छा, शायद इसके अंदर बंद किया हुआ है नहीं है, वार्निंग्स क्या क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है हमारे पास इन्फो क्या है। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पर शो होती है। आई थिंक इसके अंदर ऑल क्लियर है, तो कोई वार्निंग्स नहीं है और कोई जो है
इसने यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। कनेक्शन सिक्योर है हमारा, रिसोर्सेज ऑल सिक्योर है, मतलब इसके अंदर जो लिंक्स वगैरह भी यूज किए गए हैं वो भी सारे सिक्योर है। ठीक है, तो यहाँ से सिक्योरिटी का हमें पता चलता है। तो ये जो इंस्पेक्ट का हमारा एलिमेंट है, इंस्पेक्ट हमारे पास जो टूल है, इंस्पेक्ट टूल, ये बड़ा हमारे पास यूजफुल टूल है। सिर्फ एलिमेंट्स तक या हम कंसोल तक रह के काम नहीं करते, हमारे पास जो है सोर्सेज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, एक कंसोल यहाँ पर ये है, और एक कंसोल हमारा होता है ब्राउजर, उसके वीएस कोड के अंदर, जो टर्मिनल के अंदर हमारा एक कंसोल होता है। मतलब जब हम कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड कराते हैं तो हमें वहां पर शो होता है। लेकिन वो जो होता है वो क्या होता है, वो सर्वर का कंसोल होता है, और जो ब्राउजर कंसोल है ये क्लाइंट का कंसोल है। ठीक है, मतलब क्लाइंट जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ पर आपको शो होगी। अब पता नहीं इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम किया है, ऐसा सिस्टम इन्होंने आई थिंक सो किया हुआ है, प्रीवियस और प्रीवियस से आएगा नहीं। अच्छा, जावा से। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमें इसने शो किया हुआ, ये कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं कर रहा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक कंसोल है। कौन सा कंसोल? क्लाइंट कंसोल। ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारे पास डॉम का कॉन्सेप्ट, और अभी इतना ही डॉम आप लोगों को समझने की जरूरत है, वरना तो डॉम मेथड, डॉम डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें आती है, डॉम मैनिपुलेशन आ जाती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड। तो जब भी जो है हमारा पैराग्राफ शो चलेगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड हमें वहां पर शो हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ना खुद से भी रिसर्च किया करें। अब यहाँ पर हमने नहीं देखा कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे एप्लीकेशन बनती है। क्यों नहीं देखा? क्यों? क्योंकि वो अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक तरह से टाइम वेस्ट था, क्योंकि आगे जाके हमने नेक्स्ट जेएस के ऊपर ही आना था, और नेक्स्ट जेएस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक फायदा है कि भाई आप जब नेक्स्ट जेएस यूज करते हो तो उसके अंदर आप एक ही फाइल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, आप HTML भी यूज कर सकते हो, आप CSS भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट का एक और फायदा हम लोगों को देखने को मिल गया। तो आप खुद चीजें भी एक्सप्लोर करते रहा करें, आप खुद ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठाकर देख लें जिसके अंदर जो है आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कुछ चीजें बनाई जा रही हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से चीजें लेकर आई जा रही हो, तो ये चीजें देख लिया करें, खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करें। ठीक है, जैसे आप पिछले लास्ट वीक कोई आप लोगों के पास टास्क नहीं था तो आप ये कर सकते थे, खुद चीजों को सोचें, खुद थोड़ा सा जो है दिमाग लगाएं कि जब कोई टास्क दिया जा रहा हो तो बंदा खुद से लेकर कुछ बैठ जाए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनाने के लिए। खैर, अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। और हमने प्रोसेस देखा कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट की, सबसे पहले उसको एक डॉम डॉम शो होता है। डॉम क्या होता है? जो लोडेड होता है जावास्क्रिप्ट से, और उसके बाद फिर थर्ड प्रोसेस होता है कि जो है जैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल आ जाती है तो हमारे पास एक इंटरेक्टिव वेबसाइट रेडी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर। अब क्लाइंट ने जैसी रिक्वेस्ट की तो वेबसाइट जो है उसको शो होगी HTML के थ्रू, बट इंटरेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, इंटरेक्टिव नहीं होगी। उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा जावास्क्रिप्ट की फाइल की, और इंटरेक्टिव वेबसाइट फिर ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास चेंजेस आती हैं दोनों के अंदर, वो क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारी HTML लोड होती है, मतलब डॉम जो लोड होता है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। ठीक है, ये जो हमारा डॉम लोड होता है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, और यूजर को वेट करना पड़ता है जब तक ये सारी चीजें लोड नहीं हो जाती। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड HTML पेज विद प्रीफेच डेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सर्वर आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें भेज देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है सर्वर क्लाइंट को वेट करवाना पड़ता है, मतलब यूजर को वेट करना पड़ता है जब तक आपकी डॉम पूरी की पूरी लोड नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है कि सर्वर क्या करता है, सर्वर सर्वर से उठा के ले आएगा फौरन से, बट क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट जो है वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होगा कि वो वेट कराएगा यूजर को जब तक जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉम लोड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग का। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास और दो तीन कॉन्सेप्ट्स जिनको हम समझते हैं। हम आ जाते हैं एक्सेली ड्रॉ के अंदर, और यहां से हम चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, सॉरी दो चीजें, हमने कंपोनेंट्स को देखा। अब हम आकर दो चीजों को और देखते हैं कि भाई हमारे पास और दो चीजें क्या होती हैं और वो कैसे शो होती है। अच्छा, जो कि बेसिकली हमारे पास रेंडरिंग थ्योरी है। अच्छा, ये तीन चीजें हमारे पास आती हैं किसके अंदर, रेंडरिंग थ्योरी के अंदर। मैं यहाँ पर एक
एरो भी लगा देता हूँ और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, रेंडरिंग थ्योरी। ठीक है, तो रेंडरिंग थ्योरी के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज हमारे पास होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। और सर्वर साइड रेंडरिंग अभी हमने समझ लिया। तो एक चीज हमारे पास आ गई सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, एक चीज आ गई हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग। सेकंड चीज हमारे पास आ गई, आती है स्टैटिक साइड। इसमें से दो चीजें हम लोगों को समझनी है इस टाइम पर जरूरी है, स्टैटिक साइड। ठीक है, अब मैं अगर रेंडरिंग नहीं लिख रहा तो आप खुद समझ जाइएगा कि आगे जो है रेंडरिंग ही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज आती है जो हमारे पास जो है आज के टाइम पे इतना यूज नहीं होती। वो क्या होती है हमारे पास? इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन। ठीक है, स्टैटिक साइड। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेता हूँ ताकि हमें जो है सारी चीजें एक ही उसमें शो हो जाए। इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। ये जो हमारी पूरी रेंडरिंग थ्योरी है, ये जो हमारी पूरी रेंडरिंग थ्योरी है बेसिकली क्या करती है? थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं और अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो रेंडरिंग थ्योरी है, रेंडरिंग थ्योरी बेसिकली इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि सर्वर से ऑटोमेटिकली वो चीज उठाकर फौरन से ले आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, ठीक है, तो आई वॉज जस्ट स्लीप रिकॉर्डिंग अगेन यहाँ लीव। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर इतना कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जल्दी हुआ, खैर सही है। तो रेंडरिंग थ्योरी बेसिकली क्या होती है? रेंडरिंग थ्योरी के अंदर हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, सर्वर साइड, स्टैटिक साइड और इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड। अब सर्वर साइड आप लोगों को पता चल गया कि कैसे आता है, सर्वर से डायरेक्ट डेटा आता है। स्टैटिक साइड क्या है? स्टैटिक साइड बेसिकली हमारे पास होती है जिसके अंदर हम, जब हम अपना प्रोजेक्ट पूरा बना लेते हैं ना, उसके बाद हम कमांड चलाते हैं एनपीएम रन बिल्ड की। ठीक है, एनपीएम रन बिल्ड क्या करती है? आपके उस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देती है और कुछ स्टैटिक पेजेस बनाकर रेडी कर देती है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैटिक राउटिंग का और डायनेमिक राउटिंग का। ठीक है, तो जो हमारे बाय डिफॉल्ट राउट्स होते हैं वो स्टैटिक राउट्स होते हैं जो हम नॉर्मल बनाते हैं। तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है स्टैटिक साइड रेंडरिंग का, कि इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जब आप npm रन बिल्ड कमांड चलाते हैं तो कुछ स्टैटिक पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। जैसे आपका जो मेन पेज डॉट टीएसएक्स जैसे नहीं होता था, पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती थी जब आप एनपीएम रन बिल्ड की कमांड चलाते थे। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब हम एन नेक्स्ट जेएस के अंदर भी कमांड चलाते हैं तो स्टैटिक साइट पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जो फॉरन से शो होने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉरन से शो होने का क्या मतलब है? कि जिनके अंदर कोई डेटा फैचिंग नहीं हो रही होती, जो आपके सिर्फ और सिर्फ किस चीज में चल रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके हेडिंग पे आपके जो है फोटोज आ जाती हैं, और इसके अलावा आपकी ऐसी डिटेल्स, ऐसी चीजें जो फॉरन से शो हो जाए जिसमें कोई डिले नहीं आए। तो जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहली जो आपको चीजें शो होती हैं वो स्टैटिक पेजेस आपको शो हो जाते हैं। तो ये होती है स्टैटिक साइड रेंडरिंग। ठीक है, स्टैटिक साइड रेंडरिंग। इसके बाद हमारे पास डायनेमिक रेंडरिंग भी आती है, बट उसको हम जो है डिस्कस नहीं कर रहे अभी, और वो हमारी रेंडरिंग थ्योरी के अंदर नहीं आती। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन। अब ये क्या चीज है? सबसे पहली चीज, ये हमारे पास जो है आज के टाइम पर इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, बट ये रेंडरिंग के कॉन्सेप्ट में आती है और ये पूछा भी जाता है। तो अभी के लिए अभी आप इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन को ऐसा समझ लें कि आपकी जो भी इंक्रीमेंटल का क्या मतलब था, लूप्स के अंदर क्या मतलब था इंक्रीमेंटल का, कि एक से ज्यादा चीजों को लेकर आता है वो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लूप जो है वो 9 पे खत्म होना चाह रहा है तो वो 10 पे खत्म होता है। इसी तरह हमारा जो है कॉन्सेप्ट था इंक्रीमेंट का। ठीक है, कि हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट लगाते थे। तो इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन का क्या मतलब है कि वो कुछ डिसीजन उसी टाइम पर लेगा। जैसे जब हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिसीजन उसी टाइम पर लिए जाएंगे, किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। कि भाई अब अगर मिसाल के तौर पे स्टैटिक जो हमारा पहला उसने स्टैटिक पेज बनाए थे उसमें कोई इशू आ जाता है,
तो फिर वो क्या करता है, वो इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन की मदद से कुछ न्यू पेज उसी टाइम पर जनरेट करता है, और वो हमें वहां पर शो कराता है। जो चीजें मिसिंग होती है उसको मिसिंग रहने देता है, बट वो वहां पर उसको शो कराता है। तो ये होती है इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन। अभी फिलहाल इसको इसी तक, इतने ही तक समझ लें। ठीक है। तो ये हमारे पास थी पूरी रेंडरिंग थ्योरी, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स के। इसके बाद हमने डॉम को समझा, और उसके बाद अब फिर हमने रेंडरिंग थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं रेंडरिंग थ्योरी के। किससे कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे थी पूरी रेंडरिंग थ्योरी। अच्छा, अब कल वाली क्लास से हम प्रॉपर अपने यूआई के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम कल से टेलविंड सीजन स्टार्ट करेंगे, और कल हम लोग देखेंगे कि भाई वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। बेसिकली वेबसाइट जब बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनानी होती है हमें वेबसाइट, और हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, और उसके बाद हमारा उसके बाद सेकंड थर्ड और लास्ट स्टेप तक क्या हमारी पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, क्या वर्क फ्लो होना चाहिए हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। हम जो है कल से प्रॉपर यूआई के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये थी हमारी पूरी रेंडरिंग थ्योरी और नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट्स की थ्योरी। तो आज की क्लास को फिर हम जो है यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर किएगा। मतलब आप लोग जो है इसको जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो सबसे पहले हमने ओपन की थी, उससे भी जो है आप लोग इसको रीड करें, और अपने कॉन्सेप्ट को और मजीद पक्का करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।